तो सबसे पहले ये बताइए, इंद्रधनुष आप सबने देखा है? तो सबने इंद्रधनुष दिन में देखा है कि रात में भी देखा है? मैम दिन में देखा है। दिन में देखा है। तो सबने इंद्रधनुष दिन में देखा है, इससे क्या पता चलता है कि इंद्रधनुष बनने के लिए प्रकाश होना जरूरी है कि नहीं? यस मैम। अगर इंद्रधनुष के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती तो इंद्रधनुष रात को भी बन जाता। लेकिन इंद्रधनुष रात में नहीं बनता है, इंद्रधनुष हमेशा दिन में बनता है। इसका मतलब है कि इंद्रधनुष बनने के लिए प्रकाश तो चाहिए ही है, ठीक। और इंद्रधनुष बनने के लिए वो प्रकाश क्या है बेटा? सूरज का प्रकाश है। यस मैम। चलिए। और जिन्होंने भी इंद्रधनुष देखा है, आपने ये कभी देखा है कि इंद्रधनुष हमेशा जिस दिशा में सूरज है उसके पीछे बनता है, उसके अपोजिट दूसरे यस डायरेक्शन मैम। में बनता है? यस मैम। जैसे मान लीजिए सूरज अगर पश्चिम में है तो आपका इंद्रधनुष पूरा साइड बनेगा। यस ठीक। मैम। कभी भी दिन में आप ये, अब से जब से इंद्रधनुष बनेगा ना कभी बरसात में, तो आप ये देखिएगा कि इंद्रधनुष जिस दिशा में सूरज भगवान है उसके एकदम दूसरे दिशा में बनेगा इंद्रधनुष। ठीक है। मैम। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में इंद्रधनुष बनने में क्या होता है। मान लीजिए कि ये आप हैं और यहाँ पे सूरज है, तो इसका मतलब आपको इस दिशा में, उल्टी दिशा में यहाँ पे इंद्रधनुष बनता दिखाई देगा, कुछ ऐसे। ऐसे बनता है बेटा। यस मैम। और इसमें सबसे ऊपर क्या होता है? कौन सा कलर होता है? मैम रेड। बिल्कुल, चलिए रेड सबसे ऊपर होता है। और यस नीचे मैम। सबसे वायलेट या फिर यस मैम बैगनी। बैगनी, या बैगनी या नीला का शेड कहिए, क्योंकि बैगनी कलर बहुत कम है सफेद प्रकाश में। ठीक है। यस मैम। बेटा इस इतना देख के आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि सूरज से कुछ ऐसे लाइट आ रही है और कुछ फिर इधर आपकी आंख में आ रही है। यस ठीक। मैम। तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। यस मैम। तो इसका क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है कि प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ प्रकाश जो है अपने अवयवी कणों में विभाजित भी हो रहा है ना? ये हमने पढ़ा है कि नहीं बेटा कि प्रकाश, जो सफेद प्रकाश है, वो कितने प्रकाश से मिलकर बना है? कितने रंगों उसके प्रकाश से? 7 रंगों के। यस मैम। ठीक। तो आप देख रहे हैं कि जो सूरज से प्रकाश आता है वो तो श्वेत प्रकाश आता है, ठीक है। लेकिन जो इंद्रधनुष बेटा आपकी आंख को दिखाई देता है वो कितने रंग में दिखाई देता है? 7 रंगों में। इसका मतलब इतने से हमको क्या समझ में आया कि सफेद प्रकाश जो है वो सूरज से आ रहा है और किसी वस्तु से या कहिए किसी प्रिज्म से, किसी भी चीज से टकरा करके परावर्तित तो हो ही रहा है, साथ साथ अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जा रहा है। यस ठीक। मैम। आपको दो बात समझ में आई कि इंद्रधनुष बनने में दो तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन हो रहा है, और दूसरा उसके पार्ट है उसमें विभाजन हो रहा है मैम वर्ड प्रकाश का। ठीक। यस मैम। चलिए मैम अब वर्ड। देख लेते हैं कि आखिर किससे टकरा करके ये किस तरह से विभाजन हो रहा है। अच्छा, आपने ये पहले कहीं पढ़ा है कि नहीं, पिछले अभी पहले चैप्टर में, कि प्रकाश जो है कैसे अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है? आपने प्रिज्म का के बारे में पढ़ा था ना? यस मैम। जब हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजार रहे थे तो वो 7 भागों में बात बढ़ जा रहा था। यस मैम। इसका मतलब कि जरूर कुछ प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर है एनवायरनमेंट में, मतलब हमारे वायुमंडल में कुछ प्रिज्म जैसा है जिससे जाकर प्रकाश 7 रंगों में बट रहा है। ठीक। वो एक्चुअली में वो वस्तु क्या है? वो क्या है? जो वर्षा की बूंदें हैं बेटा। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आसमान में आपने इंद्रधनुष तभी देखा जब बारिश हुई। ठीक। यस मैम। तो जो बारिश की बूंदें हैं बेटा वो यहाँ प्रिज्म के जैसे काम कर रही हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि मैम जब हमने प्रिज्म पढ़ा था तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश ऐसे जाता था और उसमें इस तरह से 7 रंगों में विभाजित होकर इस तरह से बाहर निकल जाता था, ये परावर्तित तो नहीं होता था, है ना बेटा? अपवर्तित होता था। यस मैम। तो फिर बूंदों से किस तरीके से परावर्तित हो गया कि आपकी आंख में आके दिखाई देने लगा? ठीक है। तो मैम बहुत प्रिज्म छोट। हाँ बेटा बताइए। मैम हाँ हाँ। प्रिज्म पारदर्शी होता है और मैम वर्षा की बूंदे मैम मैम उनसे परावर्तन होता है। बिल्कुल नहीं, कैसे होता है? वास्तव में बेटा अपवर्तन भी होता है, लेकिन आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी तो पढ़ा है। पढ़ा है ना? जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो कभी कभी
उसी दिशा में वापस लौट आता है। यस क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हमने पढ़ा है। तो देखते हैं क्या होता है वर्षा की बूंदों के साथ में। बेटा मान लीजिए ये एक वर्षा की बड़ी सी बूंद है, मतलब इतनी बड़ी नहीं होती है, पर मैं बना रही हूँ आपके समझने के लिए। और यहाँ सूरज है, ठीक। तो यहाँ आई सूरज से सफेद प्रकाश की किरण। तो बाहर क्या है बेटा, वायु है। यस और मैम। अंदर इस वर्षा की बूंद में क्या है, जल है। तो अब यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है क्या हो रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है बेटा। यस मैम, मैं विलंब की ओर झुक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ये क्या होगा यहाँ पे, इस पे ये अविलंब की ओर झुकेगी। और झुकेगी तो कैसे झुकेगी बेटा, ये जो सफेद प्रकाश है ना, ये सातों प्रकाश में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे ये लाल वाला गया, और मैं दो ही बनाऊंगी, इसके बीच में बाकी सारे हैं, ठीक है। और ये गया नीला वाला, ठीक। यस तो मैम। इस तरीके से लाल की प्रकाश की किरण, और फिर नीला या फिर कहिए बैंगनी प्रकाश की किरण गई, उनके बीच में बाकी सात रंग है। तो ये सफेद प्रकाश एक बार यहाँ डिवाइड हुआ। अब इसके बाद इस सरफेस से कुछ प्रकाश तो बेटा अपवर्तित होकर बाहर निकलता है, लेकिन और बाकी अधिकांश प्रकाश परावर्तन। बेटा परावर्तित हो जाता है। मैं इसलिए लाल कलर का यूज नहीं कर रही हूँ बेटा, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, रेड और ब्लू लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हुआ रेड वाला, और ये हुआ ब्लू वाला, ठीक। यस मैम। तो कुछ तो अपवर्तित होके बहुत छोटा सा पार्ट बूंदों से बाहर भी गया, लेकिन ज्यादा ज्यादा प्रकाश जो है अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के इसी बूंद में वापस चला आया, ठीक। अब जब बताइए यहाँ आया, तो फिर से ये जल से वायु में आ रहा है, तो क्या होगा, हाँ, विलंब से दूर हट जाएगा। बिल्कुल अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो कहीं ऐसे बेटा, ये हो गया आपका रेड, और ये हो गया आपका वॉयलेट कहिए या ब्लू कहिए, एक शेड मिलता है क्योंकि वॉयलेट बहुत कम है, ठीक है। और यहीं से ये प्रकाश मान लीजिए यहाँ आपकी आंख है, तो इस तरह से आपकी आंख में जाता है। और तब जाके आपको देख रहे हैं आप, सूरज इधर है, किस तरह से प्रकाश आया, वर्षा की बूंदों के अंदर पहले गया, पहले अपवर्तित हुआ, और अपवर्तित होने के बाद इनका यहाँ पे अधिकांश पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, और फिर एक और बार अपवर्तन हुआ। और जब आपकी आंख में ये प्रकाश गया, तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। अब आप कहेंगे कि मैम एक बूंद तो बहुत छोटी है, उससे तो बहुत कम प्रकाश है। जब बारिश होती है बेटा, तो बहुत सारी बूंदें होती हैं, और इन बहुत सारी बूंदों से इसी तरीके से प्रकाश जो है सातों रंगों में बंटता है और परावर्तित होता है। और इसमें से कुछ कुछ सारी बूंदों से सब तरीके का प्रकाश आपकी आंख में नहीं आता। किसी बूंद से लाल कलर का आता है, किसी बूंद से बैंगनी आता है। तो इसीलिए आपको एक ऐसी लाइन सी दिखती है कि आपको इस तरीके से, हमेशा आपको इंद्रधनुष जो है वो इस तरीके का दिखता है ना बेटा, इस तरीके का। यस मैम। तो समझिए कि ये सारी बूंदें हैं जो आपको लाल कलर की दिख रही हैं, और इधर ये बूंदें हैं जो आपको नीले कलर की दिख रही हैं, ठीक है। यस मैम। किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम तारा टूटता है कि नहीं टूटता है। तो सबसे पहली बात बेटा, कि जो तारा टूटते आप देखते हैं, वो तारा ही नहीं है, ठीक। तो जितने लोग ये कहते हैं ना कि तारा टूट रहा है, कोई विश मांग लो पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। तारा टूटता ही नहीं है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो तारा नहीं है। तो आप बोलोगी कि मैम तारा नहीं है तो क्या है। बेटा जब हमारा सौरमंडल बना है, सौरमंडल में आपने ये पढ़ा है ना कि ये यहाँ पे सूरज होता है, इसके चारों तरफ इस तरह से कक्षाएं होती हैं। और उसमें जो है पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, उसका चक्कर लगाते हैं, ये पढ़ा है कि नहीं, यस मैम। पढ़ा है ना। तो बेटा होता क्या है कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी भी बनी है, मिट्टी की बनी है पृथ्वी एक। पृथ्वी का आपने पढ़ा होगा ना कि किस तरह से पृथ्वी का जो भी मतलब सरफेस है, पृथ्वी पे आपको चट्टान भी है, पानी भी है, सब कुछ है। यस इसी मैम। तरीके से आपने सुना होगा मंगल पर भी जमीन है, उस पर भी चल सकते हैं, चंद्रमा पर भी जा सकते हैं। अभी अभी सुना होगा आपने, चंद्रयान 3 गया था पिछली साल। यस मैम। तो बेटा होता क्या है कि जब हमारा वायुमंडल बना था, तो बहुत सारे ऐसे चट्टान थे, पार्टिकल से, दिन को मिला मिला करके ये सारे हमारा अर्थ बन गया। और फिर क्या हुआ कि मंगल ग्रह बन गया, ठीक है, और शुक्र ग्रह बन गया। तो हर ग्रह बन गया, लेकिन हर ग्रह बना कैसे, बहुत सारी चट्टाने थी, टुकड़े थे, ठीक। पर कुछ चट्टानों के पार्ट अभी भी हैं जो वायुमंडल में सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है।
ये क्या है? रॉक। रॉक कहिए या हिंदी में आप इसको चट्टान कह लीजिए। तो कुछ चट्टानों के टुकड़े हैं जिनसे एक्चुअली में हमारा सौर मंडल बना है। तो सारे चट्टान के टुकड़े यूज करके धरती नहीं बन गई, मंगल नहीं बन गया, शुक्र नहीं बन गया। कुछ चट्टान के टुकड़े अभी भी हैं वायुमंडल में, ठीक वो सॉरी अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में वो जो चट्टान के टुकड़े हैं वो ऐसे ऐसे सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक। और ये टुकड़े, इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। यस इन मैम। चट्टान के टुकड़ों को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ये यस। एस्टेरॉइड्स जब चारों तरफ घूमते हैं बेटा तो ये आपस में टकराते हैं। तो जब ये कभी आपस में टकराते हैं तो कोई छोटा सा टुकड़ा जो धरती के बहुत करीब हो, कोई ऐसा टुकड़ा जो टकराने के बाद काफी छोटा है और धरती के काफी करीब है, तो अगर बेटा वो धरती के काफी करीब आ गया तो धरती का गुरुत्वाकर्षण उसको खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा ना? यस मैम। आपने देखा है ना, क्यों सेब उछालते हो तो सेब नीचे ही गिरता है, क्यों गेंद यस। उछालते हो तो गेंद नीचे गिरती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पढ़ा है। यस मैम। यस तो मैम। बेटा जब ये टुकड़ा बहुत छोटा है और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की रेंज में आ जाता है, आपने ये देखा है ना कि पृथ्वी के आसपास एक रेंज तक गुरुत्वाकर्षण है, उसके बाहर निकल जाएगा तो पृथ्वी फिर खींच नहीं पाएगी चीजों को अपनी तरफ। ठीक है। तो बेटा जब ये बहुत छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की रेंज में आ जाता है तो क्या होता है? ये पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है, और वो भी बहुत तेज स्पीड से। इसकी स्पीड बेटा लगभग 70 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आप सोच लो, 70 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यस तो मैम। इतनी तेजी से ये टुकड़ा जब गिरता है धरती की तरफ तो धरती के वायुमंडल से होकर जाता है, और वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, तो ये इतना तेज से जाता है कि ये बाकी गैसेस को दबाता है और जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है, इस टुकड़े में आग लग जाती है। और जब इस टुकड़े में आग लग जाती है तो ये आपको चमकता हुआ दिखता है। तो यही यस। टुकड़ा जब धरती की तरफ ऐसे गिरता है ना तो आपको लगता है कि अरे तारा टूट रहा है। तो यस तारा मैम। नहीं टूटता है, ठीक। यस और मैम। बेटा कभी कभी ये टुकड़ा बहुत छोटा होता है। नासा के हिसाब से लगभग 44,000 ऐसे टुकड़े रोज ही गिरते हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि वो आपको दिखते नहीं, आपको लगता नहीं है कि तारा टूट रहा है। ठीक। पर कुछ टुकड़े बहुत बड़े होते हैं और ये जाके धरती पे गिरते हैं किसी जगह पे, और कभी कभी बहुत बड़ा सा गड्ढा भी कर देते हैं। ठीक है। तो ये एस्टेरॉइड्स होते हैं जो जब टूट के ये जमीन पे गिर जाते हैं तो उनको मोटोरॉइड बोलते हैं। ठीक। मैम। हाँ बेटा। मैम तारे चलते क्यों हैं? हाँ बेटा, वायुमंडल के कारण, हाँ बिल्कुल वायुमंडल के कारण ऐसा क्या हो जाता है? मैम ऊपर गैस गर्म होती है, नीचे गैस ठंडी होती है। बिल्कुल, हाँ सही। तो जिस ऊपर गैस ठंडी होती है, वायुमंडल में ऊपर की जो गैसेस है ठंडी है, गर्म है, हल्की है। है। नीचे जो है वो ठंडी है, भारी है, सघन है। तो एक विरल से सघन माध्यम बन गया। तो जब तारों से चलने वाला प्रकाश आपकी आंख में आया तो ये इस माध्यम से अपवर्तित होकर आया। मैम। ठीक। अपवर्तित होकर आया तो एक्चुअल में तारा जहां है वहां से ऊपर दिखाई देगा। एक बात। दूसरी बात कि वायुमंडल में ये जो गैसेस हैं इनकी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं है। आप बताइए, आपके यहाँ आंधी आ जाए तो आपका वायुमंडल बदल जाएगा, अभी बहुत सारे धूल धुएं के कण आ जाएंगे। बारिश हो जाए, एकदम मौसम साफ हो जाएगा। तो ये गैसों की स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही है? मैम। वायुमंडल में बेटा ये जो गैसेस हैं और ये जो विरल और सघन माध्यम बनता है गैसों का, वो लगातार बदलता रहता है बेटा। तो जो तारे से आने वाला प्रकाश है वो हमेशा एक ही जैसे अपवर्तित होकर आपकी आंख में नहीं आता। कभी ज्यादा अपवर्तित होता है, कभी थोड़ा आगे अपवर्तित होता है, कभी कम प्रकाश आ जाएगा, कभी ज्यादा प्रकाश आ जाएगा। इसी की वजह से आपको ये आभास होता है कि तारे चल रहे हैं। चल नहीं रहे हैं, वो टिमटिमा रहे हैं, लगता है कभी ब्राइट हैं, कभी कभी बहुत तेज हैं, कभी बहुत हल्के हैं, थोड़ा सा अपनी जगह से आगे हैं, थोड़ा पीछे हैं, पर चलते नहीं। ठीक। चलिए, चलिए चलिए अच्छे से थैंक यू पढ़िए, अब मैम। आपकी नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू, थैंक यू क्लास।